पार्ट ऑफ मी एक्चुअली फेल्ट कि शायद मैं केपेबल नहीं हूँ. There was that brief period, maybe a 1 or 2 month period, where I actually felt maybe I'm not capable of enough of cracking this exam. और वो मेरे पे हंस दिए. उन्हें कहा कि एग्जाम में कितने आते हैं क्वेश्चन. मैंने कहा 200 क्वेश्चन आते हैं. कहते तो तेरे को क्या लगता है कि 20-30 MCQ सॉल्व करके तेरा एग्जाम निकल जाएगा? पापा रैंक बताओ. एंड पापा ने बोला आज तक वो मेरे कानों में वो 6 पापा ने जब बोला था वो गूंजता है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य गुप्ता है. मैंने अपनी MBBS एम्स न्यू दिल्ली, मेरी MD इन पीडियाट्रिक्स अगेन फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और DM इन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी भी एम्स न्यू दिल्ली से की है. बचपन से मुझे आस्थमा है. मेरी मम्मा को आस्थमा था, सॉर्ट ऑफ जेनेटिक हुआ है एक तरीके से कि बिकॉज ऑफ माय मॉम हैविंग आस्थमा मुझे भी आस्थमा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बचपन में बहुत बीमार रहता था. And my parents always used to be, idhar, like always used to run around into various hospitals just to for my treatment purposes basically. तो 11th standard में जब कोचिंग स्टार्ट हुई तो obviously like anyone अगर आप स्कूल जा रहे हो and अगर आप कोचिंग को जा रहे हो तो बैलेंस आप नहीं कर पाते. मोटा मोटा मैंने सच बताऊं तो 11th वेस्ट की. यूजली बोर्ड्स के बाद बच्चे 11th स्टैंडर्ड को वेस्ट करते हैं. एंड आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ओनली कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में कुछ खास पढ़ाई नहीं की. एंड 11th के एंड में आते आते मैंने थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी. देयर इज लाइक थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स स्टार्ट पुट करने कर दिए. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इतने एफर्ट्स के बावजूद मेरे ना कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं जो आप एसेंशियली खुद को असेस करने के लिए करते हैं उनमें नंबर नहीं बढ़ रहे थे. सो जब तक 12th स्टैंडर्ड आई थी एंड 12th स्टैंडर्ड की बिगनिंग आई थी, अ पार्ट ऑफ मी एक्चुअली फेल्ट कि शायद मैं केपेबल नहीं हूँ. There was that brief period, maybe a 1 or 2 month period, where I actually felt maybe I'm not capable of enough of cracking this exam. So आजकल 720 का पेपर होता है, उस ज़माने में 800 का पेपर होता था. एंड मेरे पूरे 11th में आई यूज्ड टू स्कोर बिटवीन 400 to 500 आउट ऑफ 800. तो आप करंट सिनेरियो में भी ये मान सकते हैं कि मेरे 360 से 400 के बीच नंबर आते थे एक तरीके से इन माई 11th स्टैंडर्ड, जो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर नहीं है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है. हाँ, बहुत गए गुजरे भी नहीं है, बट दे आर नथिंग. उसमें आपकी किसी को कोई मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी. सब ये ज़रूर बोलते थे कि हाँ, जितने कोचिंग में आते हैं उससे 100 नंबर बढ़ जाते हैं, बट 500 नंबर में भी एग्ज़ाम नहीं निकलता. एग्ज़ाम निकलता है 600 नंबर से ही, और मेरे कभी 600 नंबर नहीं आते थे 800 में से भी. फॉरगेट 720. एंड मेरे पापा की पोस्टिंग हुई. पापा दिल्ली में थे पर उनकी पोस्टिंग हुई वटसर, जो अहमदाबाद के पास है, एक एयरफोर्स स्टेशन है. जब पापा वहाँ गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो अपने टाइम पे कुछ अपना RPMT में, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में ऑल इंडिया राजस्थान रैंक 2 या 3 थे. उन्होंने कहा कि एक बार उससे मेरी बात करवाइए. उनसे जब मैं मिलने गया तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं पढ़ तो रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, ऑल्दो हाँ, मैं मानता हूँ कि 6-7 महीने मैंने टाइम वेस्ट किया या 8-9 महीने मैंने शुरुआत के 11th के में टाइम वेस्ट किया. बट टुवर्ड्स द 11th एंड या बिगिनिंग ऑफ 12th मैं पढ़ रहा हूँ. पर मेरे वो पढ़ाई जो मैंने बढ़ाई है, इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू मार्क्स. मेरे 300 से 400 के बीच में नंबर 350 या 400 या 450 तक के जो नंबर हैं बेसिकली आउट ऑफ 720 कह रहा हूँ. एक्चुअल नंबर मेरे 450 टू 500 होते थे आउट ऑफ 800. तो 450 टू 500 के बीच में जो मेरे नंबर हैं वो मेरे कम पढ़ के भी आते थे, और अभी ज़्यादा पढ़ के भी वो नंबर 520 या 530 ही पहुंचे हैं, या थोड़े बड़े कम ही हैं एक तरीके से. कभी कभी वो 450 पे ही पहुंच रहे हैं. तो मेरे को वही दैट वाज द रीजन फॉर द डिसअपॉइंटमेंट कि इतनी पढ़ाई के बाद भी नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे एक तरीके से. और उन्होंने मुझसे बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि तू यार MCQ कितने प्रैक्टिस करता है यार. और मैंने कहा कि जो पीछे मॉड्यूल के जो उनके हमारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल होते हैं उसके पीछे जो 20-30 होते हैं उतना कर लेता हूँ. और वो मेरे पे हंस दिए. उन्हें कहा कि एग्जाम में कितने आते हैं क्वेश्चन. मैंने कहा 200 क्वेश्चन आते हैं. कहते तो तेरे को क्या लगता है कि 20-30 MCQ सॉल्व करके तेरा एग्जाम निकल जाएगा? एंड मेरे को लगा कि अच्छा, फिर मैं कितने MCQ करूँ, कितने करूँ, दिन के कितने करूँ, जो हम सब लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं. एंड उन्होंने बोला कि पहली चीज़ ये बता मेरे को कि क्या करेगा. मैंने कहा जो मॉड्यूल के पीछे 20-30 दिए हुए हैं, थोड़े और दिए होते हैं, वो कर लूँगा. वो मेरे पे फिर से हंस दिए. और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई उस समय, जो जिस जिस वजह से, जिस चीज़ को मैं आज तक मानता हूँ. एंड उस एक लाइन ने मेरे को एक एग्ज़ाम नहीं, 3 एग्ज़ाम में टॉप 20 ऑल इंडिया रैंक से ला के दिखाया है. उन्होंने एक लाइन बोली कि रामायण महाभारत के ज़माने से क्वेश्चन चेंज नहीं हुए हैं. उस लाइन का मतलब ये था कि चाहे पेपर हर साल नया-नया आता रहे, बट जो क्वेश्चन हैं वो बार-बार रिपीट होते हैं. आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पुराने साल में जो क्वेश्चन आए होते हैं, नया पेपर भी उन क्वेश्चंस के इर्द-गिर्द ही घूमता है. सेम हो सकता है ना आए, बट आस-पास के ज़रूर आते हैं. तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो आपकी पहले मास्टरी होनी पड़ेगी उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि आपको वो रटे होने चाहिए, आपको उनके कंसेप्ट्स रटे होने चाहिए, उनके कंसेप्ट समझे होने चाहिए, और उनकी प्रैक्टिस आपकी इतनी थॉरो होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार ये क्वेश्चन 2010 में आया था, ये क्वेश्चन 2012 में आया था, ये ऐसे आया था, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो इसका आंसर ये होगा. वो पहली चीज उन्होंने मुझे सिखाई. और दूसरी चीज उन्होंने मुझे सिखाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा एक बार नहीं करना क्वेश्चन को, बार बार करना है.
एंड तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी भी अपनी सारी वीडियोज़ में बताता हूँ एक तरीके से। उन्होंने मुझसे पूछा पढ़ेगा क्या? बायो में क्या पढ़ेगा? तो मैंने कहा मॉड्यूल्स पढ़ूँगा। और फिर वो मेरे पे फिर से हँसे। 3 बार वो मेरे पे हँसे और उन 3 हँसी के बाद उन्होंने एक तरीके से जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की वज़ह से मैंने 12 साल एम्स दिल्ली में काटे हैं। तो आखिरी चीज़ उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि ये सारे मॉड्यूल्स को फाड़ के फेंक देना, सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे मेरी मौसी का कॉल आया। मेरी मौसी ने मुझे बताया कि वो खुद अपने ज़माने में, और ये मुझे बिल्कुल पता नहीं थी बात उस समय तक 12वीं स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक, कि वो खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। पर जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि मेरे शायद ग्रैंडपेरेंट्स के पास इतने दे वर नॉट दैट मॉनेटरीली स्ट्रांग, इतने पैसे नहीं थे एक तरीके से कोचिंग अफ़ोर्ड करने के लिए या कॉलेज की फ़ीस अफ़ोर्ड करने के लिए, शी एंडेड अप परस्यूइंग अ डिफरेंट करियर। एंड उन्होंने जब मेरे को कॉल किया तो शी साइड सॉर्ट ऑफ क्राइड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि दिस इज़ एक तरीके से मैंने तो एक प्रैग्मैटिक डिसीजन लिया था डॉक्टर बनने का, पर वो उनकी ड्रीम थी, वो उनका सपना था, वो उनका पैशन था, जो एक तरीके से वो मेरे थ्रू जीना चाहती थी। और वो जब रोई तो एक मेरे को लगा कि मेरे को मेहनत करनी है यार, मैं क्या 1 साल से इतनी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एक तरीके से, या किस चीज़ में लगा हुआ हूँ। मुझे अगर अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए वो मेहनत करनी है और दिखाना है दुनिया को कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और जो तीसरी चीज़ हुई थी आज 12 साल बाद, मुझे लगता है बहुत छोटी चीज़ थी, बट उस ज़माने में एक 16-17 साल के लड़के के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा दिल टूटा था। मैंने उस समय एक प्रण लिया, दिन का हर एक क्षण, एवरी सिंगल सेकंड ऑफ माय लाइफ इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स सिंगुलर गोल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। Every single moment, waking moment of my life is going to be dedicated towards getting and cracking एम्स दिल्ली। मैं खुद को बदल दिया। उसके बाद उस क्षण से जब से मैंने ये रियलाइज किया, जब मैं उठता था तो ब्रश करते समय भी ये सोचता था कि यार मैं ज्यादा समय देर के लिए ब्रश कर रहा हूँ, इतने टाइम में 2 एमसीक्यू और लगा सकता हूँ। अगर मैं टॉयलेट में होता था तो ये सोचता था कि ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो अब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर टीवी में 2 मिनट एक्स्ट्रा देख लेता था अगर खाना खाते हुए, तो तब मुझे ये लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हर सेकंड बस में जाता था तो बस में पढ़ाई करता था, बस स्टॉप पे होता था तो बस की वेट करते हुए पढ़ाई करता था, बस में पढ़ाई करता था, स्कूल में आके पढ़ाई करता था, असेंबली को स्किप करके पढ़ाई करता था, ब्रेक में पढ़ाई करता था, 2 क्लासेस के बीच में अगर टीचर आने में टाइम ले रहा है तो उसमें पढ़ाई करता था, बिकॉज़ एवरी सिंगल वेकिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ वाज टुवर्ड्स दैट सिंगुलर गोल कॉल्ड एम्स दिल्ली। और तब निकला एम्स दिल्ली। 1 महीने मैंने ऐसे पढ़ाई की और आप मानिए नहीं, नेक्स्ट मोमेंट अगले टेस्ट में जिस बंदे के कभी 500 550 क्रॉस नहीं हुए, डायरेक्टली मेरे 700 आए थे। 1 साल डट कर मेहनत की और वो मेहनत सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। बार-बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी का फोकस बिल्कुल मत छोड़ो और डट कर मेहनत करो। 3 चीजें 1 साल लगातार, ऑल इंडिया रैंक 6 एआईपीएमटी, ऑल इंडिया रैंक 10 एम्स एंड ऑल इंडिया रैंक 10 जिपमर। रात के 9 बजे, 10 बजे, फाइनली रात के 11 बजे रिजल्ट आया था। एंड एज़ लक वुड हैव इट, उस समय मेरे घर का इंटरनेट ना खराब हो गया। तो मैं रिजल्ट चेक नहीं कर पाया, तो मैंने अपने पापा को कॉल लगाया। लाइक आई टोल्ड यू, मेरे पापा की पोस्टिंग उस समय अहमदाबाद में हो चुकी थी, वडसर में हो चुकी थी। तो पापा ने उस समय मेरा कॉल उठाया, मैंने पापा को अपना रोल नंबर बताया एंड पापा ने मेरे सामने मेरे ऐसे पापा, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ, पापा गुजरात में हैं और मेरे को कॉल पे बता रहे हैं, अच्छा आदित्य गुप्ता, संजय गुप्ता, क्योंकि वहाँ पे नाम ऐसे लिखा होता है, रोल नंबर 43208225, मेरे को भी याद नहीं है बट आप एक तरीके से मान सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरे नंबर बोलने लग गए, फिजिक्स 116, केमिस्ट्री 115, बायोलॉजी 226, एबीएमटी मेंस होता था उस समय 480 में से 457। एंड आई थिंक जब तक वो बायोलॉजी में पहुंचे, मैं पापा को बोला पापा रैंक बताओ, एंड पापा ने बोला 6, अ सिंगल डिजिट रैंक इन एन ऑल इंडिया एग्जाम गिवन बाय मोर देन 3 लाख 4 लाख पीपल, 6। आज तक वो मेरे कानों में वो 6 पापा ने जब बोला था वो गूंजता है। एंड मैंने उस समय, जितना मुझे याद है, मैंने ऐसे किया था कि यस, वो मोमेंट मैं आज अभी आपको बता के भी जी सकता हूँ। जब एम्स का रिजल्ट आ गया तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ऑब्वियसली एम्स दिल्ली ही जाना है, एमबीबीएस चिल है, लाइफ सेट है। मैं भी उसी माइंडसेट से गया था और 2 या 3 महीने के अंदर ही मैंने रियलाइज कर लिया कि ये तो बहुत ही गलत माइंडसेट है। मैंने शुरुआत में अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत एंजॉय करने की कोशिश की, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज जाते हो 1 साल उतनी मेहनत करके, जैसे मैंने आपको बताया, तो शुरुआत में आपने मोमेंटम लूज कर दिया होता है और आपको लगता है कि यार अब तो एंजॉय करो यार, मैंने इतनी, मतलब एक तरीके से
इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया है, अब इसके लिए किया है, तो मज़े मारने के लिए सैक्रिफाइस किया है, आप यही सोचते हैं। खासकर हमारे पेरेंट्स और हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये बोलते हैं ना, एक बार एग्ज़ाम क्रैक कर लिया फिर तो मज़े ही मज़े, फिर तो ऐश ही ऐश। तो आप जाते हो उस माइंडसेट से हो और 2-3 महीने में आप रियलाइज़ करते हो कि उस माइंडसेट से एमबीबीएस क्रैक या एमबीबीएस निकल नहीं सकती। पहला एग्ज़ाम दिया, आई बारली पास्ड, आई थिंक 55% आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमबीबीएस में बाय द वे पासिंग परसेंटेज 33% नहीं होती, 50% होती है। तो और उस दिन मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ठीक है, एमबीबीएस में भी मैं उतनी मेहनत करूँगा, जितनी नीट यूजी में की उतनी नहीं, बट इतनी ज़रूर करूँगा कि खुद को कभी एग्ज़ाम हॉल में जा रहा हूँ तो ये नहीं सोचूँ कि यार फेल हो जाऊँगा। सो मैंने एमबीबीएस में भी अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो मेरा पहला एग्ज़ाम ऑल्दो बहुत ही खराब गया था, बट उसके बाद के एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे जाने लगे। फर्स्ट ईयर की मेहनत करने के बाद का फल ये था कि आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन बायोकेमिस्ट्री, which was presented to me by none other than the Prime Minister of our country, that is Shri Narendra Modi ji. And then I continued that in the first year, second year, थर्ड ईयर में आके बाय दैट टाइम आप समझ चुके होते हो कि आपको स्टडीज़ और पढ़ाई और बाकी चीज़ें बैलेंस कैसे करनी है। एंड तब मैंने एक्चुअली में अपने थर्ड ईयर स्पेशली एम्स दिल्ली में जो थर्ड ईयर होता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम नहीं होते। फाइनल ईयर आया तब ऑब्वियसली एग्ज़ाम की वजह से ही आपकी थोड़ी इतनी लगने लगती है एक तरीके से कि एग्ज़ाम को देख के जो डर लगता है, आप उसके लिए पढ़ाई कर लेते हो और एम्स पीजी की प्रिपरेशन केम इनटू बीइंग। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एम्स यूजी एक बार निकाला हुआ था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 ऑलरेडी आ चुकी थी। अनलाइक अदर एस्पिरेंट्स जो अब फिर से एक नए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे को इस टाइम स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं। एक थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी चेंज था बट मोटा-मोटा स्ट्रैटेजी चेंज की ज़रूरत नहीं थी। मुझे आज भी वो याद फिर से याद आ गया जो नीट यूजी में बोला गया था। रामायण के ज़माने से रामायण महाभारत के ज़माने से पेपर नहीं बदला गया और बार-बार तुम्हें सिर्फ़ एक चीज़ पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम फिर से एमसीक्यू है। और उसी स्ट्रैटेजी को फिर से यूज़ करके मैंने फिर से एक वही किया, पिछले 10 साल के एम्स के पीजी के पेपर उठाए, उनको बार-बार सॉल्व किया, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया कि यही टॉपिक से बार-बार पूछते हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ किया और फिर से एम्स पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 आई एंड आई डिड माय एमडी इन पीडियाट्रिक्स अगेन फ्रॉम नन अदर देन एम्स दिल्ली। रेज़िडेंसी डेफ़िनिटली जो है वो एक बहुत टफ टाइम होता है क्योंकि आप 36-36, 40-40, 48-48 घंटे की ड्यूटीज़ करते हैं। एक तरीके से आपको रगड़ देती है रेज़िडेंसी, यानी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। और सिर्फ़ फ़िज़िकली टैक्सिंग नहीं होती, मेंटली भी टैक्सिंग होती है क्योंकि आपके ऊपर एक्चुअली में आफ्टर इंटर्नशिप एक लाइफ़ निर्भर है। आपके कुछ लिखने या ना लिखने से, कुछ सोचने या ना सोचने से, कुछ करने या ना करने से किसी की जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। रेज़िडेंसी के टाइम पे काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हुए जिन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोई एक जान मेरे ऊपर निर्भर है। एक छोटा-सा इंसिडेंट स्पेसिफिकली मैं अपनी रेज़िडेंसी से बताना चाहूँगा। तो हमारे पास एक बच्चा आया था जिसको विस्कोट-आइल्ड्रिच सिंड्रोम था, एक रेयर डिज़ीज़ कह सकते हैं आप। जिसमें क्या होता है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं होती शरीर में और उस वजह से बार-बार इन्फेक्शन होते रहते हैं और उस बच्चे को अभी डायरिया हुआ हुआ था, पेट का इन्फेक्शन हुआ हुआ था और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं जिस वजह से बार-बार खून बहता रहता है। तो आपको मान लीजिए आपको 2 चीज़ें एक साथ हुई हुई हैं, आपको इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है और खून भी बह रहा है आपका, नाक से खून बह रहा है, लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, तो बहुत ही भयंकर बीमारी है एक तरीके से। जो बच्चा एडमिट हुआ था वो नेपाल का था और मदर भी नेपाल की थी और मदर से जब हम लोग बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं, उसको जाँच के करते हैं, तो मदर ने बताया कि जो बच्चे के फादर थे वो अल्कोहलिक हैं, बच्चे के साथ नहीं हैं। मदर अकेले ही बच्चे का इलाज करा रही है क्योंकि नेपाल में इलाज नहीं हो सकता इस बीमारी का, इसलिए वो एम्स दिल्ली आई हैं। इस बीमारी का जड़ से ठीक करने का जो इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बच्चे का लक अच्छा था कि उसकी जो बहन थी उसके साथ उसका मैच था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैच होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना संभव था बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए लगने थे। और वो माता रोज़ रोती थी मेरे से कि मैं ये 5 लाख रुपए लाऊँ कैसे? अगर वो भारतीय होती तो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जो कि स्पेशली जो पुअर लोग होते हैं उनकी हेल्प कर देती हैं, स्पेशली फॉर ट्रांसप्लांट या रेयर डिजीज़ेज़ के लिए। पर क्योंकि वो नेपाल से थी हमारे भी हाथ बंधे हुए थे। उसमें स्पेसिफिकली मुझे एक चीज़ याद है कि एक दिन क्या हुआ हम रात को गए, हमने देखा कि बच्चा बेड पे नहीं है और माँ भी नहीं है। ऐसे में हमें लगा पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कुछ हो गया।
एंड एज अ ड्यूटी हमने अपने ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म किया एंड उन्होंने अब्सकॉन्डिंग पेशेंट का एक तरीके से केस दर्ज कर दिया और वो बेड चला गया। उस सुबह सुबह माँ फिर से आती और रोने लगी हमारे सामने कि मैं अकेली हूँ, मेरा ये लड़का है जो बच्चा है जिसको बीमारी है और मेरी एक बेटी भी है। उस बेटी को मैंने 10 दिन से नहीं देखा और मैं किसी नेबर के पास या किसी पड़ोसी के पास छोड़ के आई थी। मैं माँ हूँ और मैं अपनी बच्ची से मिलने गई थी और आपने उसके लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया कि आपने मेरे बच्चे का बेड छीन लिया। किसी तरह हमने जैसे ही कोई और पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, अगले 6-7 घंटे में उस बच्चे को फिर से एडमिट किया। उस समय जो उसका इन्फेक्शन था उसको ठीक किया और उस समय के लिए उसको डिस्चार्ज किया। बट विदाउट हैविंग अ प्लान कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे कराएगी। 1 साल बाद मैं डे केयर में था, किसी और जगह पोस्टेड था एक तरीके से, और मैं उस मदर को फिर से देखता हूँ और मैं पूछता हूँ कि जो लड़का है, उसको अभी के लिए हम लोग अभिनव कह सकते हैं, उसका असली नाम नहीं है, अभिनव कह देते हैं अभी के लिए, कि अभिनव कहाँ है? एंड वो कहती है, "अभी आपने जिसको कैनुला डाला वो अभिनव है।" और मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया। जब मैंने उस बच्चे को देखा था, 2 ढाई साल के बच्चे को, वो एकदम सिकुड़ा, हड्डा, जिसकी सारी जान निकली हुई थी, और अभी जो मैंने जिसको देखा, एकदम तंदुरुस्त। इमीडिएटली मैंने पूछा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया? क्योंकि दिख रहा था कि ट्रांसप्लांट हो गया है, तभी वो ठीक हुआ है एक तरीके से। अभी किसी और कारणवश आया होगा या किसी सैंपलिंग के लिए आया होगा, फ़ॉलो-अप के लिए आया होगा, इसलिए मैंने कैनुला डाला था कि थोड़ा ब्लड टेस्ट आपके रेगुलरली होते रहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। और उन्होंने कहा, "हाँ, हो गया।" और मैंने पूछा इमीडिएटली कि पैसे कहाँ से आए? बिकॉज़ ऑब्वियसली दैट वाज़ द प्रॉब्लम। एंड शी जस्ट अरेंज्ड। मुझे सिर्फ ये दिख गया कि माँ चाहे तो दुनिया हिला सकती है अपने बच्चे के लिए। मुझे उस समय अपनी माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार दिख गया कि वो अकेली माँ, जिसका पति उसे पीटता था, अल्कोहलिक था, बच्चे को छोड़ के जा चुका था। वो अकेली माँ जो कि शायद अपनी बच्ची से मिलने के लिए एक एम्स के बेड को छोड़ दी। उसने दुनिया से लड़ के कहीं से अपने बच्चे का इलाज कराया है। इस इंसिडेंस के बाद 1-2 महीने के बाद मेरे पापा को खुद कैंसर हो गया। उन्हें कैंसर हुआ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि बच्चों का सबसे कॉमन कैंसर होता है, ना कि बड़ों का। माय फादर आल्सो रिक्वायर्ड अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पर अनफॉर्चुनेटली प्रायर टू गेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट उनको कोविड हुआ एंड कोविड की सेकंड वेव में उनका देहांत हो गया। पर क्योंकि मैं एक तरीके से आप देख सकते हैं, मेरा कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से एक तरीके से नाता जुड़ गया था, तो मैंने अपनी जो सुपर स्पेशलाइज़ेशन है वो की पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में, यानी बच्चों के कैंसर में। जिसमें आज मैं बच्चों के कैंसर का डॉक्टर हूँ और बच्चों के कैंसर को जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो उस कार्य में काम करता हूँ। जिस चीज़ की वजह से शायद मेरे पापा की का देहांत हुआ या उनकी डेथ हुई, मैं आज की डेट में ये कोशिश करता हूँ कि उसकी वजह से किसी बच्चे की डेथ ना हो। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने 9 साल में काफ़ी कुछ सीखा है, अपनी एमबीबीएस से, अपनी एमडी से, अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से, और उन एक्सपीरियंसेस को मैंने अपने डीएम के टाइम पे शेयर करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लकीली शायद वो लोगों को स्ट्राइक किया या वो लोगों के साथ एक कनेक्ट किया, एंड दैट रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ love and affection from the community of people on YouTube, and my YouTube videos started to explode. They started to become famous. I'm grateful and I'm hopeful कि इन एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीखेंगे, कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन लेंगे या थोड़े से जोशीले बनेंगे। थैंक यू जोश टॉक नीट, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये मंच देने के लिए, टू शेयर माई स्टोरी एंड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी।
हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।